Hello everyone, welcome to my channel My English Book and in today's video we will discuss about Charles Dickens। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी को, उनके नॉवेल्स के फुल टाइटल्स को, उनकी ओपनिंग लाइंस को और उनके नॉवेल्स के सभी कैरेक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिकन्स की बायोग्राफी के बारे में। ये बात हम सब जानते हैं कि चार्ल्स डिकन्स विक्टोरियन इरा के एक बहुत ही पॉपुलर नॉवेलिस्ट थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 15 नॉवेल्स लिखे थे, जिसमें से 14 कंप्लीट है और 1 इनकम्प्लीट है। चार्ल्स डिकन्स का फुल नाम था चार्ल्स जॉन हफम डिकन्स। इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 में और डेथ हुई थी 9 जून 1870 में। इनके फादर का नाम था जॉन डिकन्स, मदर का नाम था एलिजाबेथ डिकन्स और इनकी वाइफ का नाम था कैथरीन थॉमस होगार्थ। चार्ल्स डिकन्स की एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ नहीं थी। 1850 में इनकी शादी टूट गई थी। चार्ल्स डिकन्स ने एक न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया था जिसका नाम था द मॉर्निंग क्रॉनिकल। इस न्यूज़पेपर के लिए एक बार उन्हें कुछ स्केचेस लिखने के लिए कहा गया था। तब उन्होंने लंदन लाइफ पर बेस कुछ स्केचेस उन्होंने क्रिएट किए थे और उन्होंने अपने इस क्रिएशन का नाम रखा था स्केचेस बाय बॉस। ये उनका फर्स्ट लिटरेरी एक्सपेरिमेंट था जो 1836 में पब्लिश हुआ था। बॉस इज डिकन्स फैमिली नेम। बॉस चार्ल्स डिकन्स का फैमिली नेम है और इन्होंने इसको एज अ सूडोनेम अडॉप्ट किया था। चार्ल्स डिकन्स ने अपने शुरुआती 6 नॉवल बोज नाम से ही लिखे हैं और बाकी के जितने भी नॉवल है वो उन्होंने डिकन्स नाम से लिखे हैं। चार्ल्स डिकन्स का नॉवल ओलिवर ट्विस्ट ये रिस्पॉन्स में लिखा गया है पुअर लॉ की, जो 1834 में हुआ था। 1850 ये जो वक्त था 1850 का चार्ल्स डिकन्स के लिए डार्कनेस से भरा हुआ था, क्योंकि 1850 में उनकी डॉटर और उनके फादर की डेथ हुई थी और उनकी शादी भी टूट गई थी। After these incidents, his writing became very serious and so the view of dark world. Now talk about the Charles Dickens all novel. तो आपकी स्क्रीन पर आप उनके सभी नॉवेल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख सकते हैं। ये सभी नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिकन्स के नॉवेल्स के फुल टाइटल्स। सबसे पहला इनका नॉवल है द पिकविक पेपर्स, जिसका कंप्लीट टाइटल है द पोस्ट ह्यूमरस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब कंटेनिंग अ फेथफुल रिकॉर्ड ऑफ अ परम्बुलेशन, perils, travelers, adventure and sporting transactions of corresponding members। ओलिवर ट्विस्ट का कंप्लीट टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस, द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ निकलबी। दिस इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ निकोलस निकलबी। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप का पूरा टाइटल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ही है। बार्नाबी रज अ टेल ऑफ द ड्रॉइड्स ऑफ एटी, द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ मार्टिन चुज़लविट। नंबर 5 कंप्लीट टाइटल ऑफ बार्नाबी रज। नंबर 6 कंप्लीट टाइटल ऑफ मार्टिन चुज़लविट। नंबर 7 दिस इज द कंप्लीट टाइटल of Dombey and Son, dealings with the firm of Dombey and Sons wholesale retail for exploitation. Number 8 complete title of David Copperfield, the personal history, adventures, experience and observation of David Copperfield the younger of Blunderstone Rookery। ब्लीक हाउस का कंप्लीट टाइटल ब्लीक हाउस ही है। हार्ड टाइम्स का कंप्लीट टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दिस टाइम। और जो आप देख रहे हैं 11 to 15 ये इन सब के कंप्लीट टाइटल। नाउ टॉक अबाउट द ओपनिंग लाइंस ऑफ ऑल नॉवल। जो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये पिकविक पेपर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन है। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट विच illuminates the gloom and convert into dazzling brilliancy। ये है ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन है his master there exists a steady and reciprocal attachment with nothing but death will terminate। ये क्लोजिंग लाइन है पिकविक पेपर्स की। पिकविक पेपर्स में टोटल 57 चैप्टर्स हैं। Among other public buildings in a certain town which for many reasons it will be prudent। ये है ओपनिंग लाइन ओलिवर ट्विस्ट की। Whether I shall turn out to be the hero of own life or whether a station will be held by anybody else, these pages must show। Beginning lines of David Copperfield। My father's family name began Philip and my Christian name Philip। My infant tongue could make of both names nothing longer more explicit than Pip। ये है शुरुआती लाइन्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की। As no lady or gentleman with any claims
to polite breeding can possibly sympathize with the Martin Chuzzlewit opening lines. There once lived in a sequestered part of the country of Devonshire Mr. Godfrey Nickleby, a worthy gentleman who taking Nicholas Nickleby opening lines. Although I am an old man, night is generally my time for walking. This is the opening line of the Old Curiosity Shop. Now see the opening lines of our mutual friend. In these times of ours, thought concerning that exact year, there was no need to be precise, a boat of dirty and disreputable appearance. 30 years ago, Marcellus lay burning in the sun one day. Opening lines of Little Dorrit Barnaby Rudge. In the year 1775, there stood upon the borders of Epping Forest at a distance of about 12 miles from London, Missouri. Mary was dead to begin with. Opening line A Christmas Carol से A Christmas Carol नॉवल नहीं है, नोवेला है चार्ल्स डिकन्स का. Hard Times. Now what I want is fact. An ancient English cathedral town. ये है ओपनिंग लाइन्स. द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रोडवुल. यही इनका इनकम्प्लीट नॉवल है. डोम्बी सैट in the corner of the darkened room in the great armchair by the bedside. Opening lines from Dombey and Sons. London. Michaelmas storm lately over and the Lord Chancellor sitting in the Lincoln's Inn Hall. Opening lines from Bleak House. It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom. Opening lines from A Tale of Two Cities. अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिकन्स के सभी नॉवेल्स के बारे में, जिनके सभी कैरेक्टर्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोलस निकलबी के बारे में. ये सीरियल फॉर्म में 1838 से 1839 में पब्लिश हुआ था और एक बुक फॉर्म में 1839 में पब्लिश हुआ था. चार्ल्स डिकन्स का लिखा हुआ ये थर्ड नॉवल है. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप सबको एक बात बता दूं, चार्ल्स डिकन्स के जितने भी नॉवल है वो सभी इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुए हैं. पहले वो किसी मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे सीरियल फॉर्म में, लेकिन जब वो उसमें कंप्लीट हो जाते थे तब वो बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ करते थे. तो अब हम बात करते हैं निकोलस निकलबी के कैरेक्टर्स के बारे में. निकोलस निकलबी इसका प्रोटोगनिस्ट है, पूरी लाइफ इसी के ऊपर बेस है. फिर आते हैं राल्फ निकलबी. ये निकोलस निकलबी के अंकल है और ये इस नॉवल के एंड में सुसाइड कर लेते हैं. कैथरीन केट निकलबी ये निकोलस की सिस्टर है. मिसेस कैथरीन निकलबी ये मदर है निकोलस और केट की. न्यूमैन नॉक्स ये राल्फ निकोलस निकलबी के अंकल है, उनका क्लर्क है और ये एक लेटर सेंड करता है इसमें निकोलस को. सर मरबरी हॉक ये सड्यूस करते हैं एक पार्टी में केट को. लॉर्ड फेडरिक वेरीसॉफर्ट, आर्थर ग्राइट, स्माइक. फ्रेंड्स, इसमें स्माइक जो है वो सबसे मेन कैरेक्टर है. ये निकोलस का फ्रेंड है. इसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है वैकफोर्ड स्क्वेयर्स के द्वारा और बाद में इस नॉवल के सबसे एंड में पता चलता है कि ये एक्चुअल में राल्फ का बेटा था और स्माइक की एक्चुअल में डेथ हो जाती है. वैकफोर्ड स्क्वेयर्स एक स्कूल मास्टर है. राल्फ निकोलस को इसी के स्कूल में जॉब दिलाता है, लेकिन ये एक अच्छा इंसान नहीं है, ये बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है. इन्हीं की वाइफ है मिसेस स्क्वीर्स, फैनी स्क्वीर. ये वैकफोर्ड की डॉटर है और ये जो है निकोलस को प्रपोज करती है. उसके बाद आता है यंग वैकफोर्ड स्क्वीर. उसके बाद है जॉन ब्राउंडी. ये फैनी की एक फ्रेंड होती है, उसके फियांसे होते हैं और बाद में इनकी उनसे शादी हो जाती है. मिस ला क्रीवी ये आंट होती हैं केट की. जब राल्फ केट और उनकी मदर को घर से बाहर निकाल देते हैं तब केट और उनकी मदर मिस ला क्रीवी के यहाँ रुकते हैं. मिस्टर एंड मैडम मैंटेलनी ये केट एक शोरूम में काम करती है, उसके ओनर होते हैं. मिस नैंग ये बॉस होती है केट की. उसी के बाद कुछ और कैरेक्टर्स आते हैं. मिस्टर लिलीविक, हेनरीटा फेटोवॉक, हेनरी एंड जूलिया विटली. जब केट अपनी पहली जॉब को छोड़ देती है जो वो मिस्टर एंड मैड मॉन्टेनली के यहाँ पर काम करती है, तो उसके बाद वो इनके यहाँ पर काम करती है. चार्ल्स एंड नेट चेयरबी निकोलस इनके यहाँ पर काम करता है. फ्रैंक चेयरबी ये चार्ल्स चेयरबी का नेफ्यू है और ये केट से शादी कर लेता है बाद में. मैडलाइन ब्रे, पॉइंट नंबर 23, मैडलाइन बे ये भी निकोलस से प्यार करती है लेकिन उनकी शादी इनसे नहीं हो पाती है. वॉल्टर ब्रे इन्हीं के फादर हैं जो कर्ज में बुरी तरह से डूबे रहते हैं. उसके बाद आता है टिम लिंकन वाटर. इनकी शादी होती है मिस ला क्रीवी से, जिनके घर पर केट अपनी मदर के साथ दूसरी बार रहने के लिए जाती है. फिर इसमें एक कैरेक्टर है द मैन नेक्स्ट टू डोर. उसके बाद है मिस्टर विंसेंट क्रमलेस.
क्रेमुलस। उसके बाद कैरेक्टर आता है मिस नैंथा क्रमलस द इन्फेंट फिनोमेनन। के बाद एक कैरेक्टर आता है मिस शनावालाशी, ये एक जूलियट का कैरेक्टर प्ले करती है निकोलस के साथ। और उसके बाद में लास्ट कैरेक्टर आता है मिस्टर लैनविली का। अब इस नॉवल के बारे में मैं आपको कुछ मेन बात बता देती हूँ। निकोलस अपनी फैमिली के साथ जिस शहर में रहता है उसका नाम है डेवनशायर। वेकफोर्ड स्क्वीर के स्कूल का जो नाम होता है, हमने पढ़ा है अभी वेकफोर्ड स्क्वीर एक स्कूल मास्टर है, लेकिन उसके स्कूल का नाम है डोथ बॉयज हॉल, जो कि यॉर्कशायर में सिचुएटेड है। निकोलस इस माइक के साथ इस स्टोरी में एक जगह जाता है अपना काम करने के लिए, जिस जगह का नाम होता है पोस्ट माउंट। निकोलस रोमियो और जूलियट नाम के एक प्ले में पार्ट लेता है। आप ये बात ध्यान रखिएगा, निकोलस इसमें एक प्ले में पार्ट लेता है। उस प्ले का क्या नाम होता है? रोमियो एंड जूलियट। अब हम बात करते हैं उनके नॉवल डोम्बी एंड सन्स के बारे में। ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1846 से 1848 में। बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था 1848। नाउ टॉक अबाउट कैरेक्टर्स। मिस्टर पॉल डोम्बी, ये 40 इयर्स ओल्ड है, यही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के। मिसेस फैनी डोम्बी, ये पॉल डोम्बी की फर्स्ट वाइफ है। लिटिल पॉल, इनकी डेथ हो जाती है चैप्टर 16 में, इनकी डेथ हो जाती है। फ्लोरेंस डोम्बी, जिनको शॉर्ट में फ्लोए भी बुलाते हैं, ये 6 साल की है जब नॉवल शुरू होता है और इनकी शादी आगे चल करके वॉल्टर ग्रे से होती है। मिसेस लुइसा डोम्बी चिक, ये पॉल डोम्बी की सिस्टर है। मिस्टर जॉन चिक, ये मिसेस लुइसा डोम्बी चिक के हस्बैंड है। मिसेस पॉली टूडल रिचर्ड्स, ये मिस्टर टूडल लोकोमोटिव स्ट्रोकर हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। मिस सूजन नीपर, ये फ्लोरेंस के घर पर मेड है। सोलोमन गिल्स, ये ऑनर है द वुडन मिडशिपमैन की, ये एक शॉप का नाम है। वॉल्टर ग्रे, ये नेफ्यू हैं सोलोमन ग्रिल्स के, मिस्टर डोम्बी के एम्प्लॉय हैं और फ्लोरेंस को किडनैपर से बचाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि फ्लोरेंस एक बार बचपन में अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही होती है, तो उनको वहाँ पे गुड मिसेस ब्राउन नाम की एक लेडी किडनैप कर लेती है। तो वॉल्टर ग्रे ही होते हैं जो फ्लोरेंस को उस किडनैपर से छुड़ाते हैं। हालांकि वो ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए किडनैप होती है और सेफली वापस आ जाती है। फिर आती है कैरेक्टर एडिथ स्क्यूटोन ग्रैंगर, ये पॉल डोम्बी की सेकंड वाइफ है। नाउ टॉक अबाउट हिज नॉवल डेविड कॉपरफील्ड। पब्लिश हुआ था 1849 से लेकर के 1850 में एक सीरियल फॉर्म में। बुक फॉर्म में 1850 में आया था। ये चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ 8 नॉवल है। डेविड कॉपरफील्ड जो है ये चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल माना जाता है। इसमें उनकी रियल लाइफ से बेस्ड बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। ये बात हम सबको पता है कि चार्ल्स डिकेंस ने एक बेहद ही मुश्किल जीवन जिया था। बचपन में उनके पेरेंट्स को जेल हो जाती है और वो बचपन में एक फैक्ट्री में काम करने लग जाते हैं। सेम चीज़ें हमें इस नॉवल में देखने को मिलती है। तो कैरेक्टर के साथ साथ मैं आपको थोड़ी स्टोरी भी बता दूंगी। इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ कोर्स है डेविड कॉपरफील्ड। ये एक पोस्ट ह्यूमरस चाइल्ड है। पोस्ट ह्यूमरस चाइल्ड होता है जो बच्चा अपने पिता की मौत के बाद पैदा होता है। इनकी माँ 6 महीने के गर्भ से थी जब इनके पिता की डेथ हो गई थी, तो डेविड कॉपरफील्ड का जन्म हुआ था। क्लारा कॉपरफील्ड डेविड की मदर का नाम है और क्लारा पेगोटी डेविड के घर पे काम करते हैं, उनकी मेड है। तो जो क्लारा पेगोटी है उनको सिर्फ पेगोटी कहकर भी बुलाया जाता है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो डेविड की मदर और उनकी जो मेड है उनके नेम्स के बीच में। बेट्सी ट्रॉटवुड, ये आंट है डेविड की। एडवर्ड मडस्टन, ये सौतेले पिता हैं डेविड के। जेन मडस्टन, ये एडवर्ड मडस्टन की सिस्टर है। डैनियल पेगोटी क्लारा पेगोटी के ब्रदर हैं। हम पेगोटी मिस्टर पेगोटीज के नेफ्यू हैं। जेम्स स्टीफोर्ड, ये डेविड का फ्रेंड है। सालेम हाउस में उसका फ्रेंड बनता है। डेविड जिस स्कूल में जहाँ पे पढ़ने के लिए वो सबसे पहली बार जाता है उसका नाम होता है सालेम हाउस। टॉमी ट्रेडल्स, ये एक और फ्रेंड है डेविड का। विल्किंस मिखावर, एमा मिखावर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं डेविड की। डेविड इन्हीं के यहाँ पर काम करता है एक फैक्ट्री में। उसके बाद कैरेक्टर आता है मिस्टर विकफील्ड, ये एग्निस के फादर हैं जिनकी वाइफ नहीं, इसकी कोई मदर नहीं है। एग्निस विकफील्ड, ये मिस्टर विकफील्ड की बेटी है। एग्निस से आगे चल करके डेविड शादी कर लेते हैं। यूरिया हीप, ये इनके फादर के साथ रहते हैं एग्निस के। ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, आप इसको एक विलेन भी कह सकते हैं। मिसेस स्टीफोर्ड, ये जेम्स स्टीफोर्ड की मदर है। उसके बाद आती है फ्रांसिस स्पैनलो, ये डोरा के फादर है। फ्रेंड डेविड जो है फ्रांसिस स्पैनलो के यहाँ काम करता है और उनकी बेटी डोरा से जब मिलता है तब वो उससे शादी कर लेता है, लेकिन ये एक नाकामयाब शादी होती है। कुछ 1-2 साल बाद ये शादी टूट जाती है। उसके बाद डेविड एग्निस के शादी करता है। डोरा स्पैनलो, ये फर्स्ट वाइफ है डेविड की।
लिटिलमर ये स्टीफोर्ड के यहाँ पे सर्वेंट है। नाउ टॉक अबाउट द नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये चार्ल्स डिकेंस का लिखा हुआ एक हिस्टोरिकल नॉवल है। दूसरा हिस्टोरिकल नॉवल है फर्स्ट द बानबे रज। इसकी सेटिंग है लंदन और पेरिस में। इसके टाइटल से ही पता चल रहा है अ टेल ऑफ टू सिटीज, यानी कि इसमें दो सिटीज की बात की गई है जिसकी कहानी इसमें है। तो वो दो सिटीज है लंदन और पेरिस। ये स्टोरी है फ्रेंच डॉक्टर मैनेटे के बारे में जिनको 18 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाता है, और जिस कारावास में इनको डाला जाता है उसका नाम होता है बैस्टिल, और जो पेरिस में सिचुएटेड होता है। ये जो नॉवल है 3 बुक्स में अवेलेबल है। फर्स्ट बुक का नाम है रिकॉल्ड द लाइफ, सेकंड बुक का नाम है द गोल्डन थ्रेड, और थर्ड बुक का नाम है द ट्रैक ऑफ द स्टॉर्म। इसमें टोटल 45 चैप्टर्स हैं। तो अब हम बात करते हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज के कैरेक्टर्स की। सबसे पहला कैरेक्टर इसमें जो मैंने लिखा है वो है जेरी क्रंजर। ये एक ऑड जॉबमैन है और ये कहाँ पे काम करता है? टेल्सन बैंक में ये एक साइड जॉब करता है। एज अ रेसुरेक्शन मैन ये उस बैंक में काम करता है। सेकंड कैरेक्टर है जार्विस लोरी। ये उसी बैंक में एक रेस्पेक्टेबल जेंटलमैन है और ये भी वहां पर काम करता है, और ये डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेटे का भी फ्रेंड है। ही कैरिड लूसी मैनेटे ऑन द पैसेज बैक टू लंदन आफ्टर हर फादर वाज इम्प्रिजन्ड। अगला कैरेक्टर है मॉन्सियर डेफोर्ज और मैडम डेफोर्ज। फ्रेंड्स, आप इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, बिकॉज शी इज द विलेन ऑफ दिस स्टोरी। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी सिस्टर को सेड्यूस किया जाता है चार्ल्स के द्वारा, और ये चार्ल्स की फैमिली से जो है बदला लेना चाहती है। तो अपने पूरे रेवेंज को कंप्लीट करने के लिए चार्ल्स को भी जो है कारावास में डाल देती है। तो इनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा मेन है। एक कैरेक्टर है जो ऊपर रह गया था, लूसी मैनेट। ये डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की डॉटर है जिनकी शादी होती है चार्ल्स डानवे से। उसके बाद कैरेक्टर हम डिस्कस करते हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट। ये मेन कैरेक्टर है। यही वो कैरेक्टर है जो 18 सालों से कारावास में होते हैं, और उसके बाद 18 साल के बाद ये जब वहाँ से छूटते हैं तब इनकी मानसिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी बेटी इनकी इतनी केयर करती है कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। चार्ल्स डर्नवे मैंने आपको बताया ये लूसी मैनेटे के हस्बैंड है और अलेक्जेंडर के सन इन लॉ है। उसके बाद कैरेक्टर आता है जॉन बर्सार्ड, और इनका रियल नेम है सोलोमन प्रॉस। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन जो है वो चार्ल्स का हमशक्ल है। स्टोरी में क्या होता है कि सजा तो मिलती है चार्ल्स को, लेकिन जो सिडनी होता है वो लूसी से एक्चुअली प्यार करता है, लेकिन लूसी की शादी सिडनी से नहीं होती है, चार्ल्स से होती है। तो अगर चार्ल्स मर जाएगा तो लूसी ऑफ कोर्स बेहद दुखी हो जाएगी, लेकिन सिडनी लूसी को दुखी नहीं देखना चाहता। तो ये क्या करता है, स्टोरी के एंड में जब चार्ल्स को सजाए मौत सुनाई जाती है तब क्या करता है सिडनी, वहाँ पे चार्ल्स को वहाँ से भगा देता है और खुद चार्ल्स के कपड़े पहन करके सेम वहाँ पर बैठ जाता है और उसको मार दिया जाता है, सजाए मौत उसको मिल जाती है। तो सिडनी जो है अपनी जान का बलिदान दे देता है। ये भी एक मेन कैरेक्टर है। ध्यान रखिएगा ये चार्ल्स का हमशक्ल है, बिल्कुल हूबहू उसके जैसा दिखाई देता है। एक और छोटा सा कैरेक्टर है मिस प्रॉस, ये लूसी मैनेट की सर्वेंट है, और एक कैरेक्टर है द सी मिस्ट्रेस। नाउ टॉक अबाउट अ नोवेला व्हिच इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस नेम्ड अ क्रिसमस कैरल। अ क्रिसमस कैरल का फुल टाइटल मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि ये एक नॉवल नहीं है, नोवेला है। इसका फुल टाइटल है क्रिसमस कैरल इन प्रोस बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस। ये थोड़ी सी जो है घोस्ट वाली स्टोरी है। पहले इसके की फैक्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर्स और समरी के बारे में। ये पब्लिश हुई थी लंदन में 1843 में, और इसमें जो ड्राइंग इलस्ट्रेट ये की गई है उसके इलस्ट्रेटर का नाम है जॉन लीच। ये 5 चैप्टर्स में डिवाइड है, और जो इसके चैप्टर्स है उनको डिकेंस ने स्टेव्स कहा है। ये बुक ओपन होती है एक घोस्ट से जिसका नाम है जैकब मार्ले। इस इंसान को मरे हुए 7 साल हो चुके हैं जब ये स्टोरी बिगिन होती है। हमें इसमें 3 स्पिरिट्स देखने को मिलती है। एक बार नाम उनके हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, उसके बाद आती है घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, उसके बाद आती है घोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम। आप एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों स्पिरिट में से जो 3rd नंबर पे स्पिरिट है वो वाली स्पिरिट
जो इसका मेन कैरेक्टर है स्क्रूज जिसका नाम है, वो उससे बात नहीं करती है। मतलब कि ऊपर की 2 स्पिरिट बात करती है और जो नंबर 3 पे वो वाली स्पिरिट बात नहीं करती है। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। जिस इंसान के ऊपर ये पूरी स्टोरी बेस है उसका नाम है एबेनर्ज स्क्रूज। ये एक बहुत ही कंजूस आदमी है। इसका एक बिजनेस पार्टनर होता है जिसका नाम होता है जैकब मार्ले, जिसकी अब डेथ हो चुकी है और 7 साल इनको हो जाते हैं मरे हुए जब ये नोवेला बिगेन होता है। स्क्रूज का एक जो है हेल्पर है क्लर्क जिसका नाम है बॉब, और फ्रेड जो स्क्रूज है उनके नेफ्यू है। फैन स्क्रूज की सिस्टर है। बेली टाइनी टिम, देखिए टाइनी टिम एक अपाहिज लड़का है, ये बॉब का बेटा है और क्योंकि ये बीमार होता है, अपाहिज होता है, तो इसकी डेथ हो जाती है। फिजविंग ये एक मर्चेंट है। पीटर ये बॉब का बड़ा बेटा है। बॉब का छोटा बेटा है टाइनी टिम, बड़ा बेटा है पीटर, और बॉब की एक बेटी है जिसका नाम होता है मार्था। तो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इस स्टोरी में क्या होता है कि स्क्रूज होता है, ये बहुत कंजूस होता है एक्चुअली। अगर इसे बिगिनिंग में स्टोरी की जब शुरुआत होती है 2 कैरेक्टर्स आते हैं, नोबल मैन जेंटलमैन आते हैं इससे कुछ चैरिटी के लिए पैसा लेने के लिए, बट ये उनको मना कर देता है। तो जैकब मार्ले का घोस्ट इसको दिखाई देता है जब ये घर में अंदर जाता है और ये कहता है कि उसने जैकब को देखा, बट एक्चुअली वो नहीं होता है। तो जब ये अपने बेडरूम में जाता है, अगेन ही सो द घोस्ट ऑफ जैकब मार्ले, तो वो उसको कहता है कि उसको बारी बारी से 3 स्पिरिट्स आएंगी जो उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में लेकर जाएंगी। तो वो जो तीनों स्पिरिट होती है वो उसको उसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में लेकर जाती है और उसको बता देती है कि जितना ही कंजूस है उसको ऐसा बिहेव रखना नहीं चाहिए। एंड फाइनली बाद में इस नोवेला के एंड में स्क्रूज सुधर जाता है और ये टाइनी टिम का इलाज कराने के लिए अपने खुद के पैसों से बॉब के बेटे टाइनी टिम का इलाज कराने के लिए भी रेडी हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की। ग्रेट एक्सपेक्टेशन is one of the most famous novels of चार्ल्स डिकेंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ऊपर फ्रेंड्स एक फिल्म भी आई थी, हिंदी फिल्म, जिसका नाम था फितूर। 2016 में वो फिल्म आई थी। इसके ऊपर और भी फिल्म्स आई थी, फितूर उनमें से एक है। तो हम इसके की फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये नॉवल 1861 में पब्लिश हुआ था। ग्रेट एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा उम्मीदें, और वो उम्मीदें होती हैं इस नोवेल का जो हीरो है पिप, जिसका पूरा नाम है फिलिप पिरिप, ये उसका पूरा नाम है, शॉर्ट में उसको पिप बुलाया जाता है। तो उसकी उम्मीदों के ऊपर ये जो स्टोरी है ये बेस है। ये एक मैगजीन में, जिस मैगजीन में इंस्टॉलमेंट में पब्लिश हुई थी उसका नाम था ऑल द ईयर राउंड। इसकी सेटिंग रखी गई है कैंट और लंदन में, और जिस टाइम पीरियड की इसमें बात की गई है वो है 19 मिड सेंचुरी का, यानी कि 1812 की इसमें बात की गई है। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो पिप खुद है, और जब वो इस स्टोरी को नरेट कर रहा है तो उसकी एज 57 ईयर्स ओल्ड। थीम्स इसकी एक बार देख लेते हैं। थीम्स है इसमें सोशल इनजस्टिस, चाइल्ड अब्यूज, सेल्फ डिसेप्शन, फियर एंड गिल्ट, रिलेशनशिप्स, स्नोबरी एंड वैनिटी एंड फॉल्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इस थीम के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि क्यों इसका नाम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। इसका जो प्रोटोगनिस्ट है पिप, उसे बेहिसाब उम्मीदें होती है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, लेकिन एक्चुअल में उसे मिलता कुछ नहीं है, वो बाद में वो सब निराधार साबित होती हैं। एंड दिस नोवेल इज अडॉप्टेड इनटू अ मूवी आल्सो व्हिच नेम वाज मेनी टाइम्स। तो अब हम बात करते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन के कैरेक्टर्स की। अब बेहद ध्यान से सुनिएगा, इसके कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो हमारा पिप ही है, जिसका कंप्लीट नेम मैंने आपको अभी ऊपर बताया, फिलिप पिरिप। ही इज द नरेटर एंड द प्रोटोगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। ये पूरी स्टोरी उसके ऊपर बेस है। वो एक अनाथ बच्चा है, वो अपनी सिस्टर मिसेस जो गैगरी और अपने ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो गैगरी के साथ रहता है। दूसरा कैरेक्टर मिसेस जो गैगरी है, ये पिप की गुस्सेल बहन है, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और तीसरा कैरेक्टर है मिस्टर जो गैगरी, ये एक ब्लैक स्मिथ हैं, ये पिप से बेहद प्यार करते हैं। पिप को आप ऐसा कह सकते हैं बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही रखते हैं, और जब आगे जाकर के पिप कर्ज में डूब जाता है तब ये जाकर पिप के सारे कर्ज ये अपने खुद के पैसे से चुकाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके ब्रदर इन लॉ का। उसके बाद एक कैरेक्टर आता है मिस्टर वॉप्सले। ये एक चर्च में क्लर्क हैं, एक विलेज में रहते हैं एंड ही वांट टू बिकम एन एक्टर। उसके बाद आता है कैरेक्टर अंकल प्लम्बर चुक। ये जो के अंकल हैं। मिस हैविशाम के यहाँ जॉब दिलाने में इनका भी हाथ होता है, पिप को ये जॉब दिलाते हैं।
उसके बाद कैरेक्टर आता है बिडी का। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत काइंड हार्टेड है। ये इसकी दादी है जो एक स्कूल चलाती है। बिडी जो है पिप को प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती है, बट पिप का कोई अट्रैक्शन नहीं है बिडी की तरफ। जब पिप को पता चलता है कि स्टेला ने पिप को छोड़ के किसी और से शादी कर ली है, तब वो सोचता है कि मैं बिडी से शादी कर लेता हूँ। लेकिन उसे पता चलता है कि पिप की सिस्टर की डेथ के बाद बिडी जो है उसकी जीजा जी से शादी कर लेती है, जिनका नाम मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, मिस्टर जो गैगरी। मिस हैविशाम अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। मिस हैविशाम एक लेडी हैं। एक्चुअली इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन इनका जो ब्राइड ग्रूम था वो इनकी शादी के दिन ही इनको छोड़कर चला जाता है। तो इतने सालों से 10-15 सालों से ये दुल्हन वाले गाउन में ही घूम रही हैं, सजी धजी रहती हैं ये, और केक भी इनके पास हमेशा रेडी होता है। एक्चुअली ये इस वेट में है कि शायद इनका दूल्हा एक दिन आएगा और इनसे शादी कर लेगा। स्टेला इन्हीं के पास है और स्टेला को पालती पोसती हैं, बड़ा करती हैं, और पिप भी इन्हीं के पास रहता है जब वो प्लम्बर चुक और मिस्टर वॉप्सले के द्वारा भेजा जाता है। आता है स्टेला का। स्टेला जो है मिस हैविशाम की अडॉप्टेड डॉटर है। देखिए इसमें एक कैरेक्टर और आता है, वो है मैगविच का, जो बिगनिंग में ही आता है, जो पिप से कुछ खाने के लिए खाना मांगता है। तो वो जो कैरेक्टर है मैगविच का, पहले हम मैगविच का कैरेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। मैगविच का कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैगविच जो है उसको एक लगाव हो जाता है पिप से, क्योंकि पिप उसकी हेल्प करता है। जब मैगविच भूखा होता है तब पिप उसको खाने के लिए खाना देता है। उसकी जो जंजीरें होती है, मैगविच के हाथ में जो जंजीरें बंधी हुई होती है, उनको काटने के लिए वो रेती वगैरह कुछ लेकर आता है। तो जब मैगविच सोचता है कि पिप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं भी पिप के लिए बहुत कुछ करूंगा, वो एक सीक्रेट बेनिफैक्टर की तरह पिप के लिए काम करता है। पिप की सारी चीजों का खर्चा वो उठाता है, एक सीक्रेट बेनिफैक्टर बनके उसको लंदन भेजता है, उसको पढ़ाई लिखाई कराता है। लेकिन पिप सोचता है कि मेरी जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है वो मिस हैविशाम है। मैगविच का नाम तो उसके दिमाग में कहीं से कहीं नहीं आता। लेकिन फाइनली एक दिन जो है मैगविच अपनी पहचान रिवील करता है, वो बता देता है कि वही उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर है पिप का। अब जो वो मैगविच होता है उसी की बेटी होती है स्टेला, जिसको एक लॉयर होता है, वो हैविशाम को ला करके दे देता है। तो ये अडॉप्टेड डॉटर है हैविशाम की, लेकिन स्टेला के जो बायोलॉजिकल फादर है वो एबल मैगविच है। मैगविच का पूरा नाम है एबल मैग। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सारा पॉकेट। सारा पॉकेट जो है रिलेटिव है मिस हैविशाम की और ग्रीडी है फॉर मनी। इन्हीं के घर जब पिप लंदन जाता है वो रुकता है। मैथ्यू पॉकेट एक और कैरेक्टर है। मैथ्यू पॉकेट जो है हैविशाम का कजन है और इसी के घर पे जो स्टेला जिस इंसान से शादी करती है, इसी के घर पे पिप की पहली मुलाकात उस इंसान से तब होती है। तो ये तो मैंने आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बता दी, लेकिन कैरेक्टर्स के बीच में कुछ रिलेशन भी है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो मैंने इसका अलग से नोट बनाकर लिखा हुआ है जो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मैथ्यू पॉकेट जो है हैविशाम के कजन है, रिसेंटली मैंने आपको बताया। हर्बर्ट पॉकेट ये मैथ्यू पॉकेट के सन है। बिडी जो वॉप्सले है उसकी सेकंड कजन है। मोली मिस्टर जैगर्स की मेड सर्वेंट है। एक कैरेक्टर इसमें है ऑर्थर हैविशाम, यंगर हाफ ब्रदर ऑफ मिस हैविशाम, कालरा बेरली। इस नॉवेल के एंड में इनकी शादी मिस्टर हर्बर्ट पॉकेट से हो जाती है। अब हम बात करते हैं ओलिवर ट्विस्ट। सेकंड नॉवेल है चार्ल्स डिकेंस का। 1837 से 1839 तक ये एक सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था और 1839 में एक बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था। ये स्टोरी का जो प्रोटोगनिस्ट है वो ओलिवर ट्विस्ट है। ये एक अनाथ बच्चा होता है जिसका जन्म एक वर्क हाउस में होता है। तो इसकी जो स्ट्रगलिंग स्टोरी है वो हमें इस स्टोरी में पढ़ने को मिलती है। ये नॉवल जिस मैगजीन में इंस्टॉलमेंट्स में पब्लिश हुआ था उसका नाम था बेंटलीज मिस एलनी। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। सबसे पहले इसका जो प्रोटोगनिस्ट है वो आता है ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट की मदर तो नहीं है उसकी, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट एक वर्क हाउस में पैदा होता है। ये वहाँ पे काम करता है। एक बार क्या होता है कि ये जब इसको खाना मिल रहा होता है खाने के लिए मिस्टर बम्बल के द्वारा, तब ये उनसे कह देता है सर आई वांट सम मोर फूड, इसको थोड़ा सा और खाना चाहिए। वो इतना गुस्सा आ जाता है
तो वो इसको वहां से भेज देता है। तो ये उसकी स्टोरी है, उसकी स्ट्रगलिंग स्टोरी है। हमें बिगिनिंग में ही पता चलता है ओलिवर ट्विस्ट, जिसे भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, वो कैसे अपनी लाइफ को आगे चल के सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है मिस्टर बम्बल, ही इज द विलन ऑफ दिस स्टोरी। ये एक बहुत ही मतलब फैट आदमी है एंड ही यूज अब्यूजिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर एंड मिसेस सॉब्री। नंबर 4 पे है नोहा क्ले पॉल। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। बचपन में एक बार नोहा और ओलिवर की लड़ाई बच जाती है। नोहा ओलिवर की मदर के बारे में गलत बात बोलता है, जिससे ओलिवर को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। नोहा जो है एक सही इंसान नहीं है। ये इस स्टोरी में आगे चल के शार्लोट के साथ मिलकर के मिस्टर एंड मिसेस सॉब्री के घर से चोरी करता है, बाद में लंदन भाग जाता है और बाद में ये फैगिन के गैंग को ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट है आर्टफुल डॉगर। आर्टफुल डॉगर का असली नाम है जैक डॉकिंस। आर्टफुल डॉगर उसका निकनेम है। ये पिक पॉकेट है, लोगों की जेब काटने में एक्सपर्ट है। ये लगभग ओलिवर की एज का है। जब ओलिवर भाग जाता है वर्क हाउस से, तब यही उसको मिलता है और ये उसको फैगिन के प्लेस पर लेके जाता है और उसको अपने गैंग में, उनका जो गैंग है जो लोगों की जेबें काटता है, उस गैंग में ओलिवर को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है। फैग मास्टर है आर्टफुल डॉगर का और ये हेड है या कहो कि मालिक है, ओनर है बॉयज थीफ का। इसका एक गैंग है जिसमें बहुत सारे बॉयज है, उसी में आर्टफुल डॉगर इन्वॉल्व है और वो ओलिवर ट्विस्ट को इसमें इन्वॉल्व करता है ला करके। इसका जो ग्रुप है बॉयज का, ये मिलकर के चोरियां करता है और स्पेशली लोगों की जेबें काटता है। और ये फैगिन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बैट्स भी एक थीफ है उन्हीं के गैंग में। फिर नंबर 8 पे आता है मिस्टर ब्राउनलो। मिस्टर ब्राउनलो एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल जेंटलमैन है। ये एज में थोड़े से बड़े हैं। इनका हार्ट ब्रोक हुआ है कई बार। इनकी शादी के दिन ही इनकी जो मंगेतर थी वो इनको छोड़कर चली जाती है। ये ओलिवर को भी बहुत पसंद करता है, उसे अपने साथ रखना चाहते हैं ओलिवर को, और ये ओलिवर पे शक करते हैं कि ओलिवर ने इनका हैंडरकीफ चुराया है। नेक्स्ट वी हैव नैन्सी। नैन्सी जो है फैगिन की हेल्पर है और ये एक प्रोस्टिट्यूट भी है। स्काइस एंड टोबी, ये भी दोनों चोर हैं उन्हीं की गैंग में। उसके बाद आते हैं रोसी माइली, मिसेस माइली एंड डॉक्टर लॉसबर्न। ये तीनों ओलिवर की लाइफ को सेव करते हैं। जो रोसी माइली कैरेक्टर है, ये एक 17 ईयर ओल्ड वुमेन है ये, और ये इस स्टोरी में आगे चल करके हैरी माइले से शादी कर लेती है। उसके बाद है नंबर 13 पर डॉक्टर लॉसबर्न एग्नी। अब यहाँ पे ओलिवर की मदर का भी नेम हमें पता चलता है, एग्नीस उसकी मदर का नाम था, और एडवर्ड ओलिवर के फादर का नाम था, जो दोनों इस दुनिया में नहीं है। एक कैरेक्टर इसमें मंक्स का है जो ओलिवर का स्टेप ब्रदर है, और इसका रियल नेम एडवर्ड लीफोर्ट है। एडवर्ड लीफोर्ट का कैरेक्टर भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका हाफ ब्रदर है और ये ओलिवर को नहीं चाहता है कि वो मर जाए। क्योंकि सारी जो संपत्ति है, इनहेरिटेंस है, वो सब एडवर्ड लीफोर्ट को चाहिए। इसके लिए फैगिन को जाके पे करता है ओलिवर का करप्ट करने के लिए। 2 और अदर कैरेक्टर्स में हैं ओल्ड सैली एंड मिस्टर मैन। ओलिवर ट्विस्ट में टोटल 53 चैप्टर्स हैं। ओलिवर ट्विस्ट जिस जगह पर बोर्न होता है उसका नाम होता है मडफॉग। इसकी थीम्स है द फेलियर ऑफ चैरिटी, प्योरिटी इन द करप्ट सिटी, The folly of individualism, the countryside idolized। ये इसकी थीम्स है। Now talk about hard times। ये डिकेंस का 10th नॉवल है। This novel is in 3 books and published in a magazine named Household War। टोटल 37 चैप्टर्स हैं और ये जो नॉवल है ये 3 बुक्स में डिवाइडेड है। तीनों की तीनों बुक का एक एक सेपरेट टाइटल है। फर्स्ट बुक का टाइटल है सोइंग, सेकंड का है रीपिंग एंड थर्ड बुक का टाइटल है गार्डनिंग। सबसे पहला और मेन कैरेक्टर जो इसमें है वो है मिस्टर थॉमस गार्ट ग्राइंड। ये जो है ये एक टीचर है एंड ही टॉक्स अबाउट फैक्ट्स। ये फैक्ट्स के बारे में, हार्ड फैक्ट्स के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। इनके जो अपने खुद के बच्चे हैं ये उनको भी फैक्ट्स के बारे में ही ज्यादा जानकारी देते। उसके बाद कैरेक्टर है सिसी। ये उसका निकनेम है, एक्चुअल नेम उसका है सीलिया। ये मिस्टर गार्ट ग्राइंड की एक स्टूडेंट है। जो सिसी के फादर हैं वो एक सर्कस में काम करते हैं और सिसी को उन्होंने इन्हीं के पास, मिस्टर गार्ट ग्राइंड के पास ही
छोड़ रखा है उसकी एजुकेशन के लिए। शी इज अबंडन्ड बाय हर फादर और वो मिस्टर गार्डग्राइंड की फैमिली के साथ ही रहती है। इस नॉवेल के एंड में शी गॉट अ वेरी हैप्पी लाइफ। लुइसा और टॉम, इन दोनों कैरेक्टर्स को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। लुइसा लोम दोनों भाई बहन है और इनके फादर का नाम है मिस्टर गार्डग्राइंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो गार्डग्राइंड है वो हमेशा फैक्ट्स के बारे में ही बातचीत करता है, तो उन्होंने अपने बच्चों को भी दोनों को फैक्ट्स के बारे में ही बताया है। टॉम एक्चुअली में कुछ भी नहीं करता है, वो नाकारा है। तो लुइसा को मिस्टर गार्डग्राइंड कहते हैं कि तुम जोसेफ बाउंडरबी से शादी कर लो। यहाँ हम 3 कैरेक्टर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे, लुइसा, टॉम और जोसेफ बाउंडरबी। जोसेफ बाउंडरबी एक बहुत ही रिच मैन है और ये अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको हैंड्स कहकर बुलाते, और एक हल्के से इनमें करप्टनेस भी है, एक मतलब ग्रे शेड है इनके कैरेक्टर में। तो मिस्टर गार्डग्राइंड अपनी बेटी लुइसा को जोसेफ बाउंडरबी से शादी करने के लिए कहता है ताकि उसको एक हैप्पी लाइफ मिले। डेफिनेटली जो जोसेफ बाउंडरबी है, ही इज अ वेरी रिच पर्सन, और जब वो उसके बेटे के यानी कि टॉम के ब्रदर इन लॉ बन जाएंगे, हो सकता है टॉम की भी फाइनेंशियली कुछ हेल्प हो सके, उसको अच्छी जॉब मिल सके। लुइसा अपने ब्रदर के लिए इतनी बड़ी उम्र के, जोसेफ बाउंडरबी लुइसा से काफी बड़ा है एज में, तो अपने ब्रदर के लिए वो जोसेफ बाउंडरबी से शादी तो कर लेती है, लेकिन उसका शादी करने का डिसीजन एक्चुअल में गलत साबित होता है, क्योंकि टॉम पहले जैसा था वो अब भी ऐसा ही रहता है। वो पहले भी कुछ काम नहीं करता था और अब भी वो सरवाइव करने के लिए कोई काम नहीं करता है। लुइसा का जो कैरेक्टर है वो सेंट्रल कैरेक्टर है। ये गार्डग्राइंड की सबसे बड़ी बेटी है, टॉम इससे छोटा है। तो इसकी जो शादी मिस्टर बाउंडरबी से हो तो जाती है, लेकिन बाद में जो लुइसा है उसको रियलाइज होता है एक्चुअली ये जो शादी है ये सही नहीं है उसके लिए। जब उसकी लाइफ में मिस्टर हार्ट हाउस नाम का एक इंसान आता है और वो प्रपोज करता है लुइसा को, उसके बाद इनकी शादी टूट जाती है। लुइसा मिस्टर बाउंडरबी का घर छोड़ करके अपने फादर के घर आ जाती है और वो कभी भी वापस नहीं जाती। नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है बिट्जर। बिट्जर टॉम, लुइसा और सिसी का क्लासमेट है, और जो बिट्जर है वो बाउंडरबी के साथ हेल्प करता है, आई मीन उन्हीं के यहाँ पे काम करता है वो। मिसेस स्पर्शिट ये एक विडो लेडी है और ये मिस्टर बाउंडरबी के यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर मिसेस सेलेरी। नंबर 9 पे जो कैरेक्टर है स्टीफन बैकपूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाउंडरबी के यहाँ पे सर्वेंट है, और ये बात मैंने आपको बताई है, बाउंडरबी अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको हैंड्स कह करके बुलाता है। सो ही इज वन ऑफ द हैंड्स ऑफ बाउंडरबी। ये एक बहुत ही सीधा साधा सा इंसान है, ये अपनी शादी से नाखुश है, और ये जो वर्क प्लेस है जहाँ पर ये काम करता है वहाँ पर रचेल नाम की एक लेडी काम करती है। ये उससे प्यार करता है और अपनी शादी को तोड़ करके ये रचेल के साथ शादी करना चाहता है, और ये इस मामले में हेल्प लेने के लिए बाउंडरबी के पास भी जाता है। बाउंडरबी कहता है दैट यू डोंट हैव एनफ मनी दैट यू कैन पे टू द लॉयर्स, सो फॉरगेट अबाउट दिस आइडिया। तुम्हारी शादी नहीं हो सकती बिकॉज यू कैन नॉट पे टू द लॉयर्स। वे तुम्हारी कैसे हेल्प कर पाएंगे जब तुम उनको पैसे ही नहीं दे पाओगी तुम्हारी पहली शादी का तुम्हारा तलाक कराने के लिए। उसके बाद स्टीफन की हेल्प करते हैं दोनों भाई बहन, टॉम और लुइसा। उसके बाद टॉम स्टीफन को अकेले में बैंक के पास मिलने के लिए बुलाता है, और स्टीफन के ऊपर बैंक लूटने का भी इल्जाम लगता है जो एक्चुअली में उसने नहीं लूटा था। एंड एट द एंड ऑफ दिस नोवेल ही डाइड। रचेल का कैरेक्टर मैंने आपको बताया स्टीफन की स्टोरी में, और स्टीफन जो है रचेल से प्यार करता था, इससे शादी करना चाहता था, बट इसकी शादी नहीं हो पाई थी। जेम्स हार्ट हाउस, ये जब लुइसा को सबसे पहली बार देखता है तब ये सोचता है कि कैसे लुइसा जैसी कम उम्र की लेडी बड़े एज्ड मैन जो बाउंडरबी थे उनके साथ शादी कर सकती है। तो हार्ट हाउस का एक अट्रैक्शन होता है लुइसा की तरफ। वो लुइसा को कहता भी है कि तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। वो लुइसा को अपने साथ लेकर भी जाना चाहता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। इसका फुल नेम है जेम्स जैम हार्ट हाउस। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्लेकविच, ही इज वन मोर सर्वेंट इन बाउंडरबीज वर्क प्लेस। इसमें एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, वो है मिसेस पैचलर का। ये इसमें एक मिस्टीरियस ओल्ड विमेन है। ये जो है बाउंडरबी के घर के आसपास घूमती रहती है और लोगों से, ये जो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए उनमें से पूछती रहती है बाउंडरबी के बारे में कि उसकी रिसेंटली किसके साथ शादी हुई। वो पूछती रहती है लुइसा कौन है, कैसी है। वो बाउंडरबी के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड होती हैं। लेकिन इस नॉवेल के सबसे एंड में हमें पता चलता है जो मिसेस पैचलर हैं ये बाउंडरबी की
मदर हैं। अब हम बात करते हैं चार्ल्स डिकेंस के फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवल जिसका नाम था बार्नबी रज की। ये नॉवल पब्लिश हुआ था 1841 में और इस नॉवल की जो सेटिंग है वो गॉर्डन रॉइट्स के ऊपर बेस है जो हुई थी 1780 में। नाउ वी टॉक अबाउट मार्टिन चुज़लविट। ये एक पिकारस की नॉवल है, लास्ट पिकारस की नॉवल इसको माना जाता है। इसकी थीम है सेल्फिशनेस। 1843 में ये पब्लिश हुआ था। इसके कैरेक्टर्स को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर है सेथ पैकस्निफ। ये एक विडो लेडी है, इनकी दो बेटियां हैं, चैरिटी एंड मर्सी। यही वो दोनों हैं जो सेथ पैकस्निफ की बेटियां हैं। थर्ड नंबर पे है ओल्ड मार्टिन चुज़लविट। ये इनकी फैमिली के हेड हैं और इन्हीं के बारे में एक्चुअली हमारा टाइटल बेस। यंग मार्टिन चुज़लविट ये ग्रैंडसन है ओल्ड मार्टिन चुज़लविट के एंड ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। एंटोनी चुज़लविट ये ब्रदर हैं ओल्ड मार्टिन चुज़लविट के। जोनास चुज़लविट सन ऑफ एंटनी चुज़लविट। मिस्टर एंड मिसेस पोर्टलियो ये नेफ्यू एंड नीस इन लॉ हैं ओल्ड मार्टिन चुज़लविट के। उसके बाद कैरेक्टर आता है जॉर्ज चुज़लविट। ये एक बैचलर कजिन है ओल्ड मार्टिन चुज़लविट के। सारा गैम्प दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इनका जो नाम है सेरी भी है एंड शी यूजुअली कैरी एन अम्ब्रेला विद हर। मैरी ग्राहम ये कंपेनियन है ओल्ड मार्टिन चुज़लविट। देन वी हैव लिटिल डॉरिट। ये जो नॉवल है ये 9 बुक्स में डिवाइडेड है। उसकी जो थीम है वो है इम्प्रिजनमेंट, पॉवर्टी एंड वेल्थ, प्राइड एंड ब्यूरो केस। इसमें मिस्टर डोरिट को एक जेल में रखा जाता है जिसका नाम मार्शल शी। और इस बात यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे उनको भी जब वो कर्ज में डूब जाता है उनको भी एक जेल में रखा जाता है। उस जेल का नाम भी वही था जो इस जेल का नाम है। तो ये जो चीज है ये उनकी रियल लाइफ से बेस है। ये डिवाइड 9 बुक्स में है लेकिन ये टोटल 2 बुक्स इसकी हैंगी। तो इसकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है पॉवर्टी जिसमें 36 चैप्टर्स हैं और जो सेकंड बुक है उसका नाम है रिचेस जिसमें 34 चैप्टर्स है। नाउ टॉक अबाउट द कैरेक्टर एमी डोरिट। एमी डोरिट को हमने लिटिल डोरिट कहा है। ये 20 इयर्स ओल्ड है और इनका जन्म एक जेल में होता है। मिसेस विलियम डोरिट ये फादर है एमी डोरिट के। आर्थर फ्लिनमैन ये 40 साल की एक आदमी है। फैनी डोरिट एमी बड़ी बहन है एंड ये जो वाइफ है एडमंड स्पार्कलर की वाइफ है। डैनियल डॉयस ही इज एन इन्वेंटर एंड बिजनेसमैन। ही पेड ऑथर्स ऑल डेप्ट। ये ऑथर के सारे कर्ज चुका देते हैं और उनको जेल से रिहा कराते हैं। जो इसमें मिस्टर डोरिट जेल में है वो इसी वजह से बंद है क्योंकि वो कर्ज नहीं चुका पाए थे और चार्ल्स के फादर भी इसीलिए जेल में बंद थे कि वो कर्जा नहीं चुका पाए थे और चार्ल्स को फिर एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा था बचपन में ही। मिस्टर एंड मिसेस मार्डल हैं जो एडमंड स्पार्कलर के पेरेंट्स हैं। फ्लोरा कास्बाय फिंचिंग ये फॉर्मर फियांसे है ऑर्थर की। मिसेस क्लीनमैन ये ऑर्थर की मदर हैं पर ये ऑर्थर को एक्चुअली जन्म नहीं देती हैं। आई मीन उनकी बायोलॉजिकल मदर कोई और है, ये उसको सिर्फ पालती पोसती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है पेट मैगलिस। ये हेनरी ग्लोमैन से शादी कर लेती है एट द एंड ऑफ दिस नॉवल। अब आते हैं दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। फ्रेंड्स दी ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने की फैक्ट्स, कैरेक्टर और डिटेल समरी सब कुछ बताया है। तो इस वीडियो में मैं दी ओल्ड शॉप को डिस्कस नहीं करूंगी। सिमिलरली मैंने द पिकविक पेपर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने उसके सारे की फैक्ट्स, कैरेक्टर्स और समरी को डिस्कस किया है डिटेल में। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं द ब्लीक हाउस की। ब्लीक हाउस 1853 में पब्लिश हुआ था। इसकी जो हीरोइन है वो है एस्थर समरसन। एक लीगल केस इसमें चल रहा है और जिस कोर्ट में ये लीगल केस चल रहा है उस कोर्ट का आप नाम ध्यान रखिएगा। उस कोर्ट का नाम है कोर्ट ऑफ चांसरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इलिस्ट्रेटर हैं, इस बुक के इलिस्ट्रेटर हैं हैब्लोट नाइट ब्राउनी। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो कैरेक्टर में हम सबसे पहले एस्थर समरसन की बात करते हैं जो इसका मेन कैरेक्टर है। एस्थर ये हीरोइन है नॉवल की। हमारी मुलाकात एस्थर से इस नॉवल में तब होती है जब ये 20 साल की होती है। इसकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है। ये जिस स्कूल से स्टडी करते हैं उसका नाम होता है ग्रीन लीफ स्कूल जो विनचेस्टर में सिचुएटेड होता है। एस्थर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। एक दिन ये अपनी ग्रैंड मदर से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, स्पेशली अबाउट हर मॉम। तब उसकी ग्रैंड मदर का रिप्लाई होता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं करती थी
और तुम उनके बारे में ज्यादा बातचीत मत करो। लेकिन जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है तो उसको पता चलता है कि एक्चुअल में ये उसकी ग्रैंड मदर नहीं, ये उसकी आंट थी। और उसको अपने पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी हालांकि यहाँ पे अभी तक नहीं मिलती है। एंड में उसको पता चल जाता है कि उसकी जो मदर है वो लेडी डेडलॉक है। उसके बाद हमारा कैरेक्टर आता है मिस्टर नेमो। मिस्टर नेमो सूडोनेम है कैप्टन हॉर्डन का। ये एस्थर के बायोलॉजिकल फादर हैं, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है। एस्थर को नहीं पता रहता कि ये उसके फादर हैं। ये एक लॉ राइटर का काम करते हैं और ये डेडलॉक के हस्बैंड है और इनको नशा वगैरह करने की आदत होती है, जिस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर आता है एडा क्लेयर। एडा क्लेयर और उसका एक कज़न है रिचार्ड। ये दोनों दूर के कज़न है, बट एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इंगेजमेंट भी करते हैं। इन दोनों का ये केस इस नॉवल में चल रहा है। जो कोर्ट में केस चल रहा है उसका मैंने आपको नाम बताया, कोर्ट ऑफ चांसरी। वहाँ पे केस चल रहा है। तो वहाँ पे एस्थर समरसन जो होती है वो इसकी कंपेनियन होती है। उसके बाद हमारा एक और मेन कैरेक्टर आता है, वो है जॉन जार्नडाइस। ये बेनेफैक्टर है एस्थर, एडला और रिचार्ड के। ये काइंड हार्टेड मैन है और इनकी काफी हेल्प करते हैं इनका जो केस चल रहा है उसमें। के बाद इसमें एक कैरेक्टर आता है मिस फ्लाइट का एंड लेडी डेडलॉक। लेडी डेडलॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिकॉज शी इज द मदर ऑफ एस्थर समरसन। लेकिन ये एस्थर को अपने साथ नहीं रखती है। जब वो पैदा होती है तब उनकी सिस्टर होती है, उनकी सिस्टर का नाम होता है बारबरी। बारबरी उन्हीं का नाम था जो एस्थर की अब तक ग्रैंड मदर बन के रह रही थी, लेकिन एक्चुअल में वो उसकी आंट थी और लेडी डेडलॉक की सिस्टर थी। तो लेडी डेडलॉक को भी नहीं पता होता है कि उनकी बेटी एस्थर एक्चुअल में जिंदा है। ये एक चर्च में उनसे मिलती है और लेकिन ये अपनी बेटी को मतलब कुछ ऐसा खास अफेक्शन नहीं है इनको अपनी बेटी से। के बाद कैरेक्टर आता है सर लेसेस्टर डेडलॉक। ये एक बैरोनेट है, एक फैमिली के 700 ईयर्स ओल्ड। इनका कैरेक्टर इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं रिचर्ड कार्स्टोन की। रिचर्ड कार्स्टोन वही है जो मैंने अभी आपको एडा के बारे में बताया था। इनका एक केस चल रहा है। रिचर्ड कुछ करता नहीं है लाइफ में। जो सर जॉन है वो उसको एडवाइस भी देता है कि तुम अपना कोई करियर चूज करो, बट रिचर्ड को लगता है कि वो अपना केस एक दिन जीत ही जाएगा और जब वो अपना केस जीत जाएगा तो डेफिनेटली वो एक अमीर इंसान बन जाएगा और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट कैरेक्टर इज क्रूक। क्रूक इज द ओनर ऑफ अ रैग एंड बॉटल शॉप जो सिचुएटेड है लंदन में। लंदन में कोर्ट ऑफ चांसली के पास वो सिचुएटेड है। और जो एस्थर के फादर होता है जिनका स्यूडोनेम नेमो था और मिस फ्लाइट थी, वो इसके लैंडलॉर्ड हैं। इसमें एक कैरेक्टर और है जिसका नाम है जो। जो एक ऑर्फन बच्चा है, अनएजुकेटेड है, उसकी फैमिली का कोई सपोर्ट जो के पास नहीं है। जो एक क्रॉसिंग स्वीपर का काम करता है और ये फ्रेंड था नेमो का। नेमो के बारे में से काफी जानकारी होती है बिकॉज ही इज द फ्रेंड ऑफ नेमो। तो जब नेमो की डेथ हो जाती है तब जो लेडी डेडलॉक हैं वो सीक्रेटली जो से मिलती हैं, पूछती हैं कि उसको नेमो के बारे में और क्या जानकारी है क्या नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो डेडलॉक थी उनके हस्बैंड नेमो थे और ये बात उन्होंने हर किसी से हाइड कर रखी। मिस्टर बॉयथॉर्न भी एक कैरेक्टर है जो कि पड़ोसी हैं सर लेसेस्टर डेडलॉक के और फ्रेंड है जॉन जार्डाइस के। अब हम बात करते हैं उनके लास्ट कंप्लीटेड नॉवल आर म्यूचुअल फ्रेंड्स की। इसके कैरेक्टर्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सर जॉन हार्मोन, इनको जॉन रॉक स्मिथ भी कहा जाता है, जूलियस हैंडफोर्ड भी कहा जाता है। इनके 3 नाम है एक्चुअल में। नेक्स्ट है बेला विल्फर, ये जॉन हार्मोन की वाइफ है। जब जो इनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं पहले तो ये मना कर देती है, पर जब ये मैच्योर होती है, इनको रियलाइज होता है कि सर जॉन एक अच्छे इंसान है, देन ये उनको हाँ बोल देती है और उनसे शादी कर लेती है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है निकोडेमस बॉफिन, ही इज ऑल्सो नोन एज नॉडी बॉफिन। नेक्स्ट मिसेस हेनरीटा बॉफिन, दे बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। नेक्स्ट कैरेक्टर है लिजी हैक्सम। लिजी हैक्सम के फादर का नाम है गैफर हैक्सम, ये गैफर हैक्सम की डॉटर है और इनकी सिस्टर का नाम है चार्ली। मिस्टर वीनस जॉर्जियाना पैटशनैप, मिस्टर फ्लेटगी बाय रेगिनाल्ड विल्फर, मोर्टिमर लाइटवुड एंड
यूजिन जो है वो एक यंग लॉयर है और वो फ्रेंड है मॉर्टिमर लाइटवुड के, और ये प्यार करते हैं लिजी से, बट इनकी जो कुछ इंटेंशंस हैं वो कुछ अनक्लियर हैं इस नोवेल में, वो पूरी तरह से सामने नहीं आते, एक हल्का सा हिडन कैरेक्टर है इनका। देन वी हैव जेनी व्रेन, मिस्टर रिच, ब्रैडली हैरिस्टन, साइलस वेग, मिस्टर एल्फ्रेड लैमल, सोफ्रियाना लैमल, एंड लास्ट हमारे पास है रोगर रोग राइडर हुड। जो कैरेक्टर है रोजर का, रोजर एक रिवरमैन है और ये इनिशियली वर्क करते थे लिजी के फादर मिस्टर गैफर हैक्सम के साथ, बट एक्चुअल में ये चोरी के काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये ड्रग्स वगैरह का भी काम करता है, और ये एक मर्डर के केस में, जॉन हार्मन के मर्डर के केस में ये मिस्टर हैक्सम को फंसा देता है और एक्चुअल में मर्डर किया होता है खुद इन्होंने। तो ये मैंने आपको बताया था चार्ल्स डिकेंस की बायोग्राफी और उनके सभी नॉवेल्स को डिटेल में। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और पिकविक पेपर्स को आप देखना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन के में लिंक है, आप वहां से जाके इन दोनों नॉवेल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको चार्ल्स डिकेंस के कुछ शॉर्ट स्टोरी वर्क्स में आपको बता देती हूँ। चार्ल्स डिकेंस सिर्फ नॉवेल्स नहीं लिखते थे, ये नोवेलास भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। तो इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली है अ हॉलीडे रोमांस, अ मैसेज फ्रॉम द सी, डॉक्टर मैरीगोल्ड, इनकी डिटेल आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मिसेस लिरिपल्स लेगेसी, मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक, Mudfog and other sketches, Mugby Junction, sketches of young couple, somebody's luggage, ये सब इनकी शॉर्ट स्टोरीज है। कुछ इन्होंने क्रिसमस बुक्स भी लिखी हैं जिनका नाम है अ क्रिसमस कैरोल, इसको मैंने आपको डिस्कस किया है। द काइम्स, द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द बैटल ऑफ द लाइफ, द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट्स बार्गेन। तो ये थी कंप्लीट बायोग्राफी एंड डिटेल work explanation of Charles Dickens. If you like this video, don't forget to subscribe the channel.